राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सरगर्मियां थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी हैं। अजय माकन एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। अजय माकन फिर आए हैं। अजय माकन आज जयपुर पहुंचे हैं और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से चर्चाएं हर टीवी चैनल पर आने लगी है। भी मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है 22 तारीख को। और इधर से एक सूचना ये भी है सूत्रों के हवाले से भी 20, 21 और 22 को सीएम किसी भी प्रकार के दौरे पर नहीं जाएंगे, जो प्रशासन संघ गाँव और प्रशासन संघ शहरों के दौरे पर जा रहे थे। हमारे साथ गोपाल झा है। राजस्थान की राजनीति को काफ़ी भली भांति तरीके से जानते हैं और राजस्थान की राजनीति पर वो काफ़ी आलेख लेख और लिखते रहे हैं, काफ़ी उनके आर्टिकल छपते रहे हैं। पहले तो बात करेंगे राजस्थान की राजनीति पर। कांग्रेस की राजनीति आप राजस्थान में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति तो हमने देखा है कि पिछले 3 दशक से जो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, यही चल रहा है। बल्कि एक एक पार्टी पे पहले आप और फिर हम आते हैं। अब इस बार जो स्थिति है कि जैसे जिस तरह से चुनाव परिणाम आए 3 साल होने वाले हैं इस सरकार के भी, तो इस बार जिस तरह से अंतर्कलह सामने आया। देखिए, कांग्रेस में आपसी कलह कोई नई बात नहीं है। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने देखा है कि कांग्रेस आपसी कलह से हमेशा परेशान रही है। और एक चीज़ जो मेरा छोटा मोटा जो मेरा अनुभव है, जो मेरी पड़ताल है, वो कहती है कि कांग्रेस को कौन हराता है? कांग्रेस ही हराते हैं। आज आप एक देख लीजिए कि दूसरी पार्टियों में, खासतौर पे अगर हम भाजपा की बात करें और कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, जो भी भाजपा के टिकट पर आज जीतने वाले लोग हैं वो सारे मूल कांग्रेसी लोग हैं। अधिकांश यानी 90% लोग वही हैं। तो वो सारे कांग्रेस छोड़ के आए, भाजपा में चले गए, दूसरी पार्टियों में चले गए और वो चले गए। नेशनल लेवल पर यही हाल है। तो राजस्थान में जो कांग्रेस का जो अगर राजनीति की बात करें तो फिलहाल बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। सरकार 3 साल से अपने सभी विधायकों को, जनप्रतिनिधि, मतलब उनको एक ढंग से सम्मान नहीं दे पाई। सत्ता का जो एक विकेंद्रीकरण होता है वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया। हमारे मुख्यमंत्री के पास 8-9 विभाग हैं उनके पास। मंत्रिमंडल में जो सीट निर्धारित है वो भी बहुत सारी खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति में फंसी हुई है। कारण साफ है। सचिन पायलट जो उस समय प्रदेशाध्यक्ष थे, उनका ये दावा है कि साहब हमने बहुत कुछ किया और मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था। चुनाव परिणाम आने के बाद उनके जो समर्थकों ने जो इस तरह हंगामा किया, सड़कें जाम की, टायरें जलाकर प्रदर्शन, मतलब कुल मिला के वो अशोभनीय था। पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो आपको मानना चाहिए था और लोगों ने देखा जब तक अशोक गहलोत है किसी की चलने वाली नहीं। ये तो राजस्थान की राजनीति में है कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा अजीब है कि चेहरा है यहाँ पर। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत चेहरा है और वसुंधरा जी भाजपा की चेहरा है। इन दोनों का कोई फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई विकल्प है, लेकिन विकल्प तैयार करना होगा, ये बात सही है। और सचिन पायलट साहब एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते थे और हैं, लेकिन उन्होंने जो जल्दबाजी की, आपने देखा कि 1.25 साल पहले जिस तरह से वो अपनी ही पार्टी के विधायकों को ले जा रहे हैं, अज्ञातवास पर ले जा रहे हैं और सरकार के साथ यानी मोल भाव करने की स्थिति में आ गए थे, तो मुझे लगता है ये अनुशासनहीनता है किसी भी पार्टी के लिए कि आप डिप्टी सीएम आप हैं, प्रदेशाध्यक्ष आप हैं और आप ही सरकार को तोड़ने, सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। ये बहुत गलत है। तो कांग्रेस तो चूँकि देखिए हाईकमान इतना कमज़ोर है, आलाकमान इतना कमज़ोर है, वरना तो इस तरह से लेकर पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था ऐसे लोगों को। कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अनुशासन तो अब है नहीं किसी के पास। तो चलिए, और उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो गहलोत जैसा एक मजबूत नेता है वो बिल्कुल बैक फुट पे आ गए सरकार को बचाने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि बसपा के जो 6 विधायक थे वो कांग्रेस में आते हैं, निर्दलीय विधायक आते हैं सरकार को बचाने के लिए, और यहाँ तक कि माकपा का भी एक विधायक बलवान पूनिया सरकार के पक्ष में होते हैं। और उन्होंने अपना जो तर्क दिया, व्यवहारिक तर्क था उनका, कि उनकी जो राजनीति है वो दक्षिणपंथी के खिलाफ है, वामपंथी राजनीति करते हैं, तो उनके लिए कांग्रेस नंबर 2 दुश्मन है और नंबर 1 उनके लिए भाजपा है। तो उन्होंने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का साथ दिया, जो उनके लिए स्वाभाविक था। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि ये जो अशोक गहलोत की सरकार है 3 साल
होने वाला है इस सरकार का अगले महीने, तो बिल्कुल उस तरह से स्वतंत्र नहीं रहा जो गहलोत का अपना तेवर होता है वो दिखा नहीं। तो अब चूँकि आपने अभी कहा कि भाई अजय माकन साहब आए हैं, अजय माकन साहब उससे पहले कई बार आ चुके हैं, उससे पहले जो राज्य प्रभारी थे वो कई बार आ चुके हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर राज्य प्रभारी की जो भूमिका है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सामने कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान के समकक्ष हैं बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। अगर आप गांधी परिवार को अलग कर दें तो आप देखिए कि भाई गहलोत कितना कद्दावर नेता है। इंदिरा गांधी के साथ काम उन्होंने किया, राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ काम करें, प्रियंका जी सामने। तो अशोक गहलोत की जो अपनी छवि है, उनका जो एक अपना चेहरा है, वो उनके सामने, चाहे आप अजय माकन को ले लीजिए, चाहे आप किसी और नेता को ले लीजिए, इतना बड़ा कद्दावर कोई नहीं है आज के टाइम। जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ भी हनुमानगढ़ का दौरा करके गए थे, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया भी अजय माकन आखिर है क्या। 14 बार वो इस प्रकार की घोषणा कर चुके हैं भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आज होगा, शीघ्र होगा, होने वाला है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। अब की बार फिर दिल्ली में जो वार्ता हुई इसमें उन्होंने फिर कहा भी जल्दी आपको शुभ संकेत मिलेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन फिर इस पर कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। अब आज फिर अजय माकन आए हैं, तो इसे हास्यास्पद नहीं समझेंगे भी जिस प्रकार से अजय माकन यहाँ के प्रभारी हैं, वो 14 बार से ज़्यादा घोषणाएं कर चुके हैं और आज वो फिर यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है भी मंत्रिमंडल विस्तार फिर से होगा या फिर अटकेगा? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ये दरअसल गहलोत की रणनीति का हिस्सा है, जहाँ तक हम समझते हैं इस बात को कि गहलोत ये साबित कर रहे हैं पायलट के सामने कि यहाँ पर ना तो कोई राज्य प्रभारी है, ना यहाँ पर आप कुछ हैं, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगा। और इसीलिए बार बार सब कुछ प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन जब ये मैसेज मीडिया में जाता है कि माकन साहब आ गए, फलाना जी आ गए, वो आ गए और अब सारा हो गया, तो एक क्लिक करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। अभी तभी होगा जब गहलोत चाहे। अब गहलोत की अभी मीटिंग हुई है सोनिया जी और राहुल जी के साथ, जिस तरह की वार्तालाप हुई है सबकी, सब कुछ क्लियर हो चुका है कि अब क्या करना है। तो अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और शायद 22 तारीख कि जो इस तरह तारीख मुकर्रर की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि मुझे लगता है आज माकन साहब आएंगे और एक औपचारिक जामा जिसको कहते हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ तो पहले से तय है। गहलोत साहब ने पहले से तय कर रखा है किसको मंत्री बनाना है, क्या करना है, किसको हटाना है, किसको बनाना है। एक अमली जामा पहनाने की बात है, तो वो शायद आज कल में हो जाए और बहुत जल्दी 22 को या 1-2 दिन आगे पीछे होके राजस्थान का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो शायद हो जाए। अभी फिलहाल जिस प्रकार से आपने कहा भी आगे भी चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, कांग्रेस के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती सचिन पायलट को अपने साथ टिका के रखना है, क्योंकि सचिन पायलट अगर उनके पाले से कहीं ना कहीं खिसकते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत आएगी। और उनके पास दूसरी बड़ी जो अपने कह सकते हैं जो मुसीबत है वो है वसुंधरा राजे, क्योंकि जैसा हम पूरे राजस्थान प्रदेश में ये ट्रेंड चल रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। वसुंधरा राजे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पूरी की पूरी राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे पर निर्भर करती है। वसुंधरा राजे अगर चेहरा बीजेपी का होती है तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे रिपीट कर सकती है, वापस आ सकती है जैसा कि ट्रेंड चल रहा है। लेकिन सीएम गहलोत बार बार अपने भाषणों में कहते रहे हैं भी अब की बार हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, हम रिपीट करेंगे। तो वसुंधरा के सामने अभी चुनौती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से वसुंधरा को थोड़ा अलग कर रखा है, पोस्टरों में भी उसके नाम कम आते हैं, सतीश पूनिया को आगे कर रखा है। हालांकि सतीश पूनिया के लिए सबसे बड़ी गलत बात यह रही भी उपचुनाव में बुरी तरीके से सतीश पूनिया की प्लानिंग हारी है। इस राजनीति को किस तरीके से समझेंगे, रिपीट का और प्लस वसुंधरा बनाम गहलोत का? एक सवाल, पहला सवाल आपका था कि पायलट साहब कहीं और चले जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि पायलट साहब भी राजनीति कर रहे हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति करना चाहते हैं। और राजस्थान की राजनीति में भाजपा के पास बहुत लंबी सूची है, कहीं नंबर नहीं आने वाला उनका भविष्य अगर है तो कांग्रेस में है। गहलोत साहब ने हालांकि कहा है कि अभी मैं 15 साल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाने, ये राजनीतिक बयान है। लेकिन मुझे लगता है कि जो समय है बदलता है और पायलट को अगर थोड़ा सब्र करना चाहिए, गहलोत के साथ ही उनको रह के बढ़िया सीखना चाहिए राजनीति क्या होती है। दांव-पेंच जैसे अभी 1.25 साल में दिखाया है गहलोत साहब ने, तो पैंतरा उनके लिए भी समझने की बात, क्योंकि उन्होंने किसी से सीखा है, गहलोत साहब ने भी किसी से सीखा ही है।
भैरव सिंह जी से सीखा है। भैरव सिंह जी हमारे राजस्थान के, एक कहते हैं कि राजस्थान में मैं तो उस समय बिहार में रहता था, छोटा था, लेकिन मैं सुनता था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लोग क्या करते थे, बीजेपी कैसे, भैरव सिंह जनता पार्टी लोग कहते थे, क्योंकि वो थे, उनसे ही पार्टी का वजूद। तो गहलोत साहब कुछ भी कहें तो पायलट साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं, उनको पता लग गया कि भाजपा में मेरा कोई भविष्य नहीं है, भविष्य है तो सिर्फ कांग्रेस में। दूसरी बात आई कि भाई वसुंधरा जी वर्सेस गहलोत साहब के बयान का जिक्र किया, तो देखिए राजनीतिक बयान है, रिपीट कोई होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है। और मैं कहता हूँ कैसे होगी कांग्रेस रिपीट, ये बताइए। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, 1.25 साल से ना तो उसका कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना उसका कोई जिलाध्यक्ष है, ना कोई टीम है, कैसे, तो बगैर संगठन के आप पार्टी रिपीट कैसे करेगी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रणनीति हो सकती है उनकी, वो इसलिए कि वसुंधरा जी की वजह से, भाजपा की जो आपसी कल है उस वजह से। हमने देखा है कि पिछली बार जब वसुंधरा जी का कार्यकाल था बतौर मुख्यमंत्री, तो उस वक्त भी मोदी जी और अमित शाह साहब, इन दोनों ने इनको बहुत डिस्टर्ब किया, और जिस तरह से जो अपना एक तेवर है वसुंधरा जी का, वो तेवर वो दिखा नहीं पाई, जो तेवर गहलोत साहब इस बार नहीं दिखा पाए, वो पिछले बार भी यही हुआ था। यानी राजस्थान का नुकसान है इससे कि जो हमारे बड़े नेता हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, अगर उनको प्रदर्शन करने का बढ़िया मौका, यानी फ्री हैंड आप नहीं छोड़ते हैं, तो बढ़िया निर्णय नहीं ले पाएंगे और उसका खामियाजा जनता को भुगतना। तो वो स्थिति आई। तो गहलोत साहब अगर ये कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे, तो सिर्फ उनके दिमाग में यही है कि वे भाजपा में कई ध्रुव बटे हुए हैं, वो सारे के सारे अलग थलग लड़ेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। कांग्रेस को खुद का घर ही संभालना चाहिए फिलहाल, तो बाद में वो अगला दूसरे के घर में झाँका झाँकी करे तो उचित रहेगा। पहले अपना घर संभालिए। एक बात मैं बीच में कहूँगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो 2000 अभी जो पिछला चुनाव था 19 का, उसमें उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश की, उन बेचारों का क्या हुआ। वो कार्यकर्ता तो आज भी मायूस, उनको कुछ लगा ही नहीं कि 3 साल उनकी सरकार है। तो अब 2 साल में ऐसा आप क्या कर देंगे कि सर फिर कार्यकर्ता जोशो खरोश के साथ आपके पक्ष में नारे लगाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। भाजपा का भी अब देखिए, अब जो 2 साल बाद चुनाव होगा, इस पर हम बात करेंगे कभी, बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। कांग्रेस भी अंतर्कलह से जूझ रही है, भाजपा भी आपसी कलह से जूझ रही है, और दोनों की कलह का जो है ना, पता नहीं एक थर्ड फ्रंट की भी बात होने लगी है। कुछ न कुछ गड़बड़ होगा इस बार, मुझे लग रहा है। ये थे हमारे साथ गोपाल झा जी। हमने इनसे राजस्थान की राजनीति के बारे में भी समझा, हनुमानगढ़ में भी कुछ राजनीति के बारे में समझा। इसके अलावा अजय माकन का जो दौरा, लगातार 14 बार वो बयानबाजी कर चुके हैं, सीएम कई बार दिल्ली जा चुके हैं, उनके हर बार कहने पर भी है, और आज फिर उनका दौरा है, और मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए इस दौरे को देखा जा रहा है। आगे क्या होगा इस पर भी हमने चर्चा की। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में आगे क्या हो सकता है उस पर भी हमने चर्चा की। जैसे गोपाल झा जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा भी इस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे भी, आखिर राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी क्या कोई थर्ड फ्रंट है जो खड़ा हो सकता है, या फिर जो प्रभावित कर सकता है दोनों पार्टियों को। आज के लिए बस इतना ही।